यहाँ देखिए, तो इसके बाद जो है जो लेसन तीसरे में अगला टॉपिक है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं किससे संबंधित, मेंसुरेशन संबंधित। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति संबंधित, क्षेत्रमिति मैंने क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ज़्यादातर इसमें प्रश्न बनते हैं आयत से बनेंगे, वर्ग से बन जाते हैं। वर्ग में किसी प्रकार का प्रश्न बना सकते हैं, 2 वर्ग लेके उनमें संबंध करके। तो मेंसुरेशन संबंधी में हम आयत, अब हमें फॉर्मूला आना ज़रूरी है आयत के और इसके बाद वर्ग के, ये ज़रूरी है आना। तो उनको समझते हैं पहले। तो यहाँ पर है मेंसुरेशन संबंधी प्रश्नों के लिए, मेंसुरेशन संबंधी प्रश्नों के लिए तो पहली आकृति आती है आयत। पहली आकृति क्या आती है, आयत। इंग्लिश में बोला जाता है रेक्टेंगल। आयत क्या होता है, इसकी एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है, यानी ये 90-90 के होते हैं। ये आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ABCD लिख दिया जा, इसमें ए बराबर होती। एक कंडीशन और होती है कि इनके विकर्ण ही बराबर होते हैं, ठीक है। विकर्ण कौन से, यहाँ पर मिलाते हैं तो विकर्ण मिलता है। जैसे ये वाला मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए तो विकर्ण कितने होगा, 2। एक तो AC होगा, एक BD होगा। तो दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ भी बराबर होती हैं। अब हालांकि हमें ज़्यादातर पूरा तरीके से नहीं पढ़ना है, इसमें हमें केवल क्या पढ़ना है, इसके क्षेत्रफल से संबंधित और परिमाप से संबंधित, क्योंकि प्रश्नों में इसका ही उपयोग होना है। अगर बाकायदा पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत सारा कुछ है इसके बारे में, इसके बारे में पूरी एक क्लास चलेगी तो कम है, क्योंकि आयती के बारे में। तो यहाँ पर इसमें हमें केवल ये देखना है कि इसके लिए क्या मानना पड़ता है, लंबाई और चौड़ाई मानने आता है। तो इसमें लंबाई बराबर, इसकी लंबाई क्या होती है, लंबाई L है, चौड़ाई क्या है B। लंबाई L होती है, चौड़ाई B होती है। अब वहाँ पर जैसे प्रश्न आएंगे तो उस हिसाब से हम मान लेंगे, लंबाई X मान लेंगे, चौड़ाई Y मान लेंगे। क्लियर है इतना, या L और B भी मान सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इनमें जो सूत्र बनता है, इसका जो परिमाप होता है किसका, आयत का। आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, P इक्वल होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस के चौड़ाई। यानी कि ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्ट में अपन, P बराबर 2 कोष्ठक में L प्लस के B। ये फॉर्मूला होता है। मात्रा किसका क्या आ जाएगा, इकाई। इकाई जानते हो, इकाई मतलब अगर मीटर में है तो मीटर में आएगा, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में आएगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर में आएगा, अगर मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में आएगा, है ना। जो भी होगा वो इसमें आएगा पेरीमीटर, क्योंकि क्या है, एक लंबाई होती है ना वो, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी इकाई हो, सीधी बात। यहाँ पर जो आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स ए बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर जो लंबाई है उसको L लिखा हमने, चौड़ाई क्या है B, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा LB, और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होता है, वर्ग इकाई, ठीक है। तो इनमें यही रहता है। इसके बाद अगर मान लो इसने विकर्ण कह दिया तो आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण D बराबर। देखिए जो विकर्ण है, विकर्ण कैसे निकाल सकते हो, जैसे कि ये विकर्ण है, ये हमारे पास L है, ये L ही रहेगी ना, ये B है, और यहाँ पर 90 का कोण है तो एक कर्ण माना जाएगा समकोण त्रिभुज के लिए। तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडरवुड में लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, अंडरवुड के अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस के चौड़ाई स्क्वायर, और यहाँ हमने लंबाई क्या मानी, लंबाई हमने L मानी तो यहाँ अंडरवुड में L स्क्वायर, और चौड़ाई हमने B मानी तो B स्क्वायर। अब ये क्या है, वैज्ञानिक क्या है, लंबाई होती है, और जब लंबाई होती है इसका मात्रक क्या रहेगा, इकाई। क्लियर इतना।
अच्छा ये बताओ, क्या इसका आयतन होगा? आयत को नहीं होता ना, अभी तक नहीं पढ़ा होगा। होता ही नहीं है, क्योंकि जो 3D आकृतियाँ होती हैं उनका आयतन होता है, 2D आकृतियों का आयतन नहीं होता है। 2D मतलब 2 डायमेंशनल है इसमें, मतलब एक लंबाई है एक चौड़ाई है। अगर एक की ऊंचाई भी होती तो आयतन निकल के आ जाता। इसमें क्या है, 2D आकृति है। क्लियर है ना? ये जब 2D आकृति है तो इसमें क्या निकल के आएगा, केवल क्षेत्रफल ही निकलेगा, आयतन नहीं निकलेगा। बिकॉज 2 डायमेंशनल फिगर हैज़ नो वॉल्यूम, यानी कि जो 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं उनके पास कोई भी क्या होता है, आयतन नहीं होता है। फिर इसके बाद दूसरी आकृति आती है, इसमें क्या, दूसरी आकृति आती है अपने पास वर्ग। दूसरी इसमें क्या है, वर्ग। इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, देखिए केवल स्क्वायर एक आयत ही होता है, लेकिन आयत में जब क्या होती है, आयत में तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, लेकिन इसमें क्या हो जाएंगी, इसमें चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। बस इतना फ़र्क होता ही, बाकी सेम टू सेम रहता है, किसके जैसा, आयत ही जैसा। उसमें बेकैंड होते हैं, उसमें बेकैंड होते हैं। अगर एल की जगह यहाँ ए रख दें और बी की जगह भी ए रख दें तो फॉर्मूला बन के आ जाए, एन से बनेंगे। देखिएगा कैसे, ABCD। क्लियर है इतना? इसकी चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर। हमने ए मान ली इसकी भुजा, अभी तक पढ़ते भी चले आ रहा है कि ज़्यादातर इनको क्या माना जाता है, ए ही माना जाता है। अब यहाँ पर इसकी जो भुजा है वो क्या है, भुजा यानी साइड क्या है, ए इकाई। ठीक है, तो अब इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब ये होता है कि जितनी भी इसकी भुजाएं हों सभी भुजाओं का चक्कर लगा के इसी बिंदु पे आ जाओ, सबको जोड़ लो, तो वह परिमाप होता है। जैसे एक कमरा है, इस कोने से चलिएगा, चक्कर लगाते जाइएगा पूरे पर और वापस इसी कोने पे आ जाओ, तो जितनी भी तुमने दूरी चली है ये सब क्या है, ये सब है परिमाप। क्लियर है? परिमाप, परि मतलब होती है चारों तरफ की, और माप मतलब माप होती है, माप लो चारों तरफ को, जितना भी माप है उसको परिमाप बोलेंगे। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा ये देखो कितनी भुजाएं हैं, ए, इनको जोड़ो, कितने हो, 4 हो जाए। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, यानी पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू भुजा क्या मानी, ए इकाई, यानी इसका जो पेरीमीटर होता है 4 ए होते। क्लियर? अब इसके बाद इसका क्षेत्रफल आता है, वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ अ स्क्वायर। देखना इसी में रखिए, जैसे इसमें हमने आयत को पढ़ो तो ना, अगर आयत में हमने बताया था कि आयत से मिलके ही बनता है आयत जैसा, बस इसमें सभी भुजाएं। अब जैसे एल, अब परिमाप में एल की जगह ए रख दो, बी की जगह भी ए रख दो, तो कितने हो जाए, 2AJ हो जाए, और 2 और 2 कितने हो जाए, 2 2 जा 4, तो 4A बन जाएगा वहाँ। देखिए अब यहाँ पर हमें क्षेत्रफल बनाना है तो इसकी जगह ए रखो, इसकी जगह है तो ए स्क्वायर बन जाए, मतलब भुजा स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी कैपिटल एरिया मतलब ए स्क्वायर। इसका जो क्या होगा, इसका जो मात्रा होगा वर्ग इकाई। इसके बाद इसका जो विकर्ण आएगा वर्ग का विकर्ण यानी डी, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। इसमें रखिए जरा, ए रखो, इसमें ए रखो तो 2A स्क्वायर हो जाए अंडर रूट के अंदर। अब इन्हें बाहर निकालना तो √2 बनेगा और ये तो बाहर निकल, यहाँ से √2A हो जाए, यानी फॉर्मूला बन जाता है अंडर रूट 2 गुणे भुजा। तो यहाँ पर लिख सकते हो भुजा हमने क्या मानी, ए मानी, तो √2A इसका क्या हो जाता है, ये डायगोनल का सूत्र हो जाता है। क्लियर है? बनाना आ गया तो इनको भूलना नहीं है, लाइफ टाइम याद रखोगे। अगर इस तरीके से सीखोगे तो रटोगे तो कल भूल जाओगे, कल नहीं भूलोगे तो 7 दिन बाद भूल जाओगे, 7 दिन बाद नहीं तो 21 दिन बाद भूल जाओगे। ठीक है? नहीं चलिए उतारिए तो
देखिए अब यहाँ पर धारा संबंधी प्रश्न यानी जिसको बोलते हैं नाव संबंधी प्रश्न भी वही रहेंगे, क्योंकि धारा में जो कुछ होता है उसमें जो भी नियम लगता है यानी सापेक्ष चाल में निकलती है, एक तो धारा की दिशा में और एक धारा की विपरीत दिशा में, जिसको बोला जाता है धारा के अनुकूल, एक बोला जाता है धारा के प्रतिकूल। तो उसमें या तो कोई व्यक्ति तैरेगा जल में या उसमें नाव चलेगी, ऐसे ही होगा। अभी नहीं कहो जहाज़ भी, तो जहाज़ भी चलेगा, ठीक। लेकिन मान के चलते हैं नाव, ज़्यादातर नाव के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं नाव तथा धारा संबंधी प्रश्न। तो नाव की जगह पे कछु भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, हो सकता है अब जो अपने आप चलता हो वो भी हो सकता है ना। अपने आप कहने का मतलब जैसे कोई मछली मान लो, मछली जा रही हो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, उनकी चाल अलग अलग होती है ना। ऊपर चढ़ेगी तो और अगर संग में जाएगी तो जल्दी चली जाएगी वो, तो ये भी रहता है ना। तो कुछ भी हो सकता है उसमें, जानवर कोई जलीय जीव भी हो सकता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखेंगे नाव तथा धारा संबंधी प्रश्नों के लिए इनके लिए अब यहाँ नाव है और धारा है। अच्छा, नाव जैसे है तो शांत जल में उसकी चाल जो रहेगी, मतलब यहाँ कोई पानी बह नहीं रहा, जैसे जब पानी नहीं बह रहा ऐसी की नाव है, नाव जितनी स्पीड से चल रही उतनी स्पीड से चले, कोई उसे एक्स्ट्रा चाल नहीं मिल रही है या उसको अवरोध नहीं मिल रहा है कोई। जैसे कि तालाब में पानी भरा होता है, जैसे स्थिर पानी रहता है, स्थिर जल, या उसी को बोलते हैं शांत जल। तो वहाँ पर हमें मानने पड़ता है, क्या मानना पड़ता है देखिएगा ज़रा। पहले तो है नाव, तो यहाँ पर इसके लिए मानना होता है हमें, माना नाव की शांत जल या स्थिर जल में चाल क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, kmph किलोमीटर पर आवर। अब जैसे धारा है, अगर धारा यानी पानी बह रही हुई है, अब धारा करंट वाली धारा नहीं, अब बोला तो उसको भी स्ट्रीम जाता है, स्ट्रीम वाली धारा है ना, यानी कि पानी बह रहा हो तो उसकी भी तो एक चाल रहती है, कितनी स्पीड से बह रहा है। तो वहाँ पर लिखते हैं धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या रहेगी, तो धारा की चाल हमें मानने आते का y किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान लीजिए कि ये जैसे नहर होती ना, तो मान लो ये नहर है, इसमें ये पानी है ना, ये तो ये ऐसा है बगल में, हाँ कुछ भी मान लो, गहराई है ना। इस पानी में, इस पानी की जो दिशा है इस तरफ है, पानी की दिशा इस तरफ है, इस तरफ बह रहा है। दो स्ट्रीम, दो तरीके हो सकते हैं कि यहाँ नाव है, ठीक, नाव है ये, है ना, ये जो नाव है वो भी इसी तरफ जा रही है। किस तरफ जा रही है, धारा की दिशा में। तो इनकी सापेक्ष चाल हुई है, तो सापेक्ष चाल क्या बनेगी, धारा की दिशा में नाव की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे धारा की दिशा में। देखो ऐसा लिखो हो सकता प्रश्न में कि धारा की दिशा में, या ऐसा लिखा हो सकता है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की सापेक्ष चाल, नाव की सापेक्ष चाल। अब देखो कि जिस रास्ते यानी जिस ओर जा रहा है जल बहता हुआ, और मान लो उसी में तुम कूद जाओ,
तो क्या होगा, अपनी स्पीड से जाओगे थोड़ी सी, उसी स्पीड में उसी तरफ जाना हो तो थोड़ी सी अपनी स्पीड लगाओ, और जो स्पीड धारा यानी पानी की है वो लगाएगा तो वो तुम्हें क्या करेगा, और तेज़ी प्रदान कर देगा, यानी कि जल्दी पहुंच जाओगे जहां जाना है ना। सो उसमें क्या होता है कि उसमें क्या, एक तो नाव की जो चाल है वो भी रहेगी, प्लस हो जाएगी उसमें किसकी, धारा की चाल, तो सापेक्ष चाल बन जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस के वाई, यानी धारा की चाल में नाव की चाल को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगी सापेक्ष चाल। अब बात ये रहेगी कि दूसरी स्थिति, ये पहली स्थिति थी, दूसरी स्थिति क्या है कि ये नहर है, ठीक, इसमें पानी जा रहा है इस तरफ, पानी की दिशा इसी तरफ है, यहाँ नाव चला रहे हैं हम, जो नाव है ये नाव है, नाव इस तरफ जा रही है उसकी विपरीत दिशा में, नाव कहाँ जा रही है, विपरीत दिशा, यानी हमें ऊपर चढ़ना है, धारा की उल्टी दिशा में जाना है। जैसे कभी कभी ये भी देखा होगा तुमने कि अगर हम यानी कि रोड पे यानी सड़क पर अगर हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, अगर उसी दिशा में क्या हो, हवा चल रही हो विपरीत दिशा में, हवा अच्छी चल रही हो उसी तरफ से, इस तरफ से हम जा रहे हो, तो धारा देखते हो क्या हो, कम रहती है, सॉरी उसकी जो स्पीड रहती है वो कम रहती है, ऐसा लगा जैसे भाग ही नहीं रही हो गाड़ी, भले ही अपन भगाते रहते हैं ना, लगता है कि भाग नहीं रही है कब। और अगर उल्टे भगाएं अपन, कैसे, जिस तरफ हवा चल रही है उसी तरह हम भी चलाएं, है ना, तो ऐसा लगेगा कि हम जैसे क्या हो रहे हो, बहुत तेज़ से जा रहे हो, बहुत स्पीड से जा रहे हो, तो उसमें क्या होती है, हवा की चाल भी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और अगर विपरीत में चले तो हवा की चाल क्या करती है, उसको अवरोध करती है, तो हवा की चाल को क्या करना पड़ता, माइनस करना होता। तो ऐसे यहाँ जल है, तो यहाँ धारा जो है उसको क्या करेगी, अवरोध उत्पन्न करेगी इसकी चाल में, तो क्या करना पड़ेगा, नाव की जो सापेक्ष चाल होगी किस स्थिति में, यहाँ पर लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, या उसको बोल सकते हैं धारा के प्रतिकूल, आवाज़ नहीं करिए, समझिए अच्छे से, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की सापेक्ष चाल। बस यहीं थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर चाल किसकी ज़्यादा होगी, जैसे नाव चला रहे हैं हम, विपरीत दिशा में चलते जा रहे हैं, ऊपर चलते जा रहे हैं, तो ज़्यादा किसकी चाल हुई है, नाव की हुई है। अगर धारा की ज़्यादा हो जाए तो बह ही नहीं जाए, ऊपर क्या को चलें, अगर धारा की ज़्यादा हुई है तो हम बह के चले जाएँ, ऊपर जाए ही नहीं पे, है ना ऐसा। तो उसमें नाव की क्या होगी, ज़्यादा चाल करनी पड़ेगी। वो तो सापेक्ष निकालते हैं जब विपरीत दिशा में तो माइनस होता है इसमें, और जब माइनस होगा तो बड़ी में से छोटी वाली छोटी वाली चाल घटेगी, तो बड़ी किसकी रहेगी इसमें, नाव की, और कम किसकी रहेगी इसमें, धारा की। तो यहाँ सापेक्ष चाल क्या बन जाए, x माइनस के y किलोमीटर पर घंटा बराबर। ये याद रखना होता है, नहीं तो कुछ क्या करते हैं कि धारा के में से घटा दो, और जब धारा के में घटा जाए तो बह के चले जाते, और जब बह के चले जाते तो प्रश्न भी उसी में बह के चला जाता, मतलब गलत हो जाता, ठीक है ना। तो ये गलती नहीं करना है। समझ पा रहे हो क्या कारण है इसका, बताया गया है, तो ये याद रखना है। तो इतना उतारिए, फिर इसके बाद एक्सरसाइज पे पहुँचते हैं। देखिए, तो इसके बाद जो प्रश्नावली है, जितना सारा कुछ बता दिया गया उसी पर आधारित है प्रश्नावली 3F। और प्रश्नावली 3F में पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन सुनिए। इनने कहा क्या है, सुनना है। इनने कहा निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। केवल हमें समीकरण बनाना है और हमें हल नहीं करना है, कह रहे केवल अभिव्यक्त कर दो, बस दर्शा दो। क्या कहा कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है मतलब अब है,
तो इनमें कौन है, पहले तो पिता है और एक पुत्र है। तो जो पहले नाम लिखा होता है उसकी वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, x, और दूसरे नंबर पर जो नाम होता है उसकी मान लेते हैं y। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इसके बाद पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, मान लिया है। अब जो पहले हमने लाइन पढ़ी है तो इनने कहा पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी अबे वाली आयु है। फिर क्या है 7 साल बाद। अब 7 साल बाद पहले निकाले के रख लो का उम्र रही हुई इनकी। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी रही होगी, बिल्कुल x प्लस के 7, यानी कि बाद वाली आयु है तो ये ऐड होती है। और यहाँ पर पुत्र की आयु क्या रही होगी, पुत्र की आयु रही होगी y प्लस के 7 वर्ष। ठीक है, इतना ही कुछ था कि 7 साल बाद ही कह रहे थे, और तो कह नहीं रहे। अगर पहले वाली कह रहे थे कुछ तो हमें ही निकाल के रख लेते। अब आते हैं फिर इस पर शर्त पर, यानी प्रथम शर्त पर। प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त से इनने क्या कहा, इनने कहा कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो पहले किसकी आयु है, पिता। तो पहले पिता की लिखो, अब वर्तमान वाली बात चल रही ना, तो वर्तमान वाली लिखो x, दूसरी तरफ लिख लो उसके पुत्र की आयु, बीच में बराबर लगा दो। अबे बराबर नहीं है, अब देखो कब बराबर हो जाए। सुनो, कह रहा है पुत्र की आयु से 4 गुनी, किसकी आयु से 4 गुनी, पुत्र की आयु से या की लगा हो जिसके साथ में उसमें गुणा होना होता है। तो पुत्र की आयु से गुना गुनी लगा तो गुणा होगा, अधिक लिखा हो तो जोड़ेंगे, और अगर कम होगा तो घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, गुना। तो कितनी गुनी है, 4 गुनी। तो किस में गुणा होगा, पुत्र की आयु में। पुत्र की आयु कितनी है, y में 4 को गुणा करो। तो एक तो समीकरण बन गया x बराबर 4y, एक तो समीकरण ये हो गया। इसके बाद दूसरी शर्त क्या कह रहे हैं, दूसरी शर्त कह रहे हैं इसमें कि 7 साल बाद, 7 साल बाद की बात चल रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से 7 साल बाद पिता की आयु, पहले पिता ही है तो 7 साल बाद उम्र ले लेंगे। 7 साल बाद की उम्र कितनी रहेगी पिता की, x प्लस 7, पहले लिखें पिताजी की, दूसरी तरफ लिख लेंगे उसके पुत्र की। अब कितनी गुनी है पुत्र की, पुत्र की कितनी गुनी है, 2.5 गुनी, यानी पुत्र की आयु में होना कितने को गुणा, 2.5 को। x प्लस के 7 बराबर, ये सॉल्व करो तो 2.5y प्लस के यहाँ गुणा करिए 17.5, इनको उतार ले जाओ, इन्हें तार लेके आओ। तो x माइनस के 2.5y, इनको उतार ले जाओ, तो घट जाए इसमें से, तो बनेगा 10.5। ये समीकरण 2 हो गए। यानी कि अभिव्यक्ति हमने इसको दर्शा दिया, समीकरण में केवल दर्शाना था इसको। तो इनने ये नहीं पूछा है कि ये बता दो कि वर्तमान आयु कितनी है दोनों की। अगर पूछते तो हम इन दोनों समीकरण को हल कर देते, तो आ जाते आराम से। अब इसके बाद प्रश्न सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, सुनिएगा, इसमें लिखा किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न वाला आ गया क्वेश्चन। तो पहले हमने बताया था अगर भिन्न वाला प्रश्न आ जाए तो क्या मानने हैं, अंश मानने हैं, हर मानने हैं, तो भिन्न बन के आ जाते हैं। तो मान लेते हैं अंश क्या है x और हर क्या है y। तो मानते हैं, माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न बराबर x बटे y। अब आते हैं प्रथम शर्त पर। देखो, जब भी ये जोड़े घटावे ही कहें तो हमें पहले भिन्न रख लेना। भिन्न का है यहाँ पर x बटे y। अब आते हैं, पर पढ़ते हैं क्या लिखा है। इनने ये लिखा कि भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में, प्रत्येक मतलब और अंश में भी जोड़ना है और हर में क्या करना है, 1 जोड़ना है। तो 1 जोड़ेंगे हम, जैसे ही ऊपर 1 जोड़ देते हैं नीचे भी 1 जोड़ देते हैं। तो भिन्न कितनी बन जाते हैं, जिक्र भिन्न बन जाते हैं 5/6। 5/6 बराबर 5/6 लिखेंगे।
अब इनका क्रॉस कराएंगे तो एक समीकरण बनेगा, इसका इसमें गुणा कराइए 6x प्लस के 6 बराबर यहाँ बनेगा 5y प्लस के 5। xy वाले एक साइड कर लीजिए, माइनस के 5y सबको ले आओ एक ही साइड, बराबर में 0 बना दो। तो 6x माइनस के 5y प्लस के 1 बराबर 0, एक समीकरण ये बन गया। फिर आगे कहा कि इनने कहा परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दो जाए, जिक्र है अगर हम एक घटा देते हैं तो भिन्न बन जाते हैं 4/5। अच्छा, तो द्वितीय सहज से पहुंचते हैं, द्वितीय सहज से। तो पहले जो भिन्न है अपनी भिन्न उतारो, x/y मूल भिन्न। अब जिक्र है एक घटा दो इसमें से, तो एक घटाओ इसमें से -1 इसमें से, तो बन कितनी जाते हैं 4/5। क्रॉस कराइए इसका, 4/5 ही तो है। हाँ, इसका करिए गुणा से 5x माइनस के 5 4y माइनस के 4 सबको उठा के ले आओ एक ही तरफ। 5x माइनस के 4y माइनस 5 प्लस 4 बराबर 0। तो 5x माइनस के 4y माइनस 1 बराबर 0 समीकरण सेकंड होगा। इन्हें पूछा का हमसे पूछा युगपत समीकरण बनाइए, तो युगपत समीकरण ये हो गए। तो यहाँ पर लिख देंगे युगपत समीकरण, अतः युगपत समीकरण बराबर, हल नहीं करना है, हल पूछो जा दो तब क्या है, कोई दिक्कत नहीं, अचर पद उस तरफ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। अब एक ही जैसे लिख लिए थे इसलिए इस तरफ लेके आ गए सब। युगपत समीकरण, युगपत समीकरण पहला वाला उतार दो, युगपत को मतलब जोड़ा हो। तो पहलो का है 6x माइनस के 5y प्लस के 1 बराबर 0, और दूसरा कौन सा है 5x माइनस के 4y माइनस 1 बराबर 0। यही युगपत समीकरण, ठीक है। इन्हें हल करने के लिए नहीं पूछा कि हमें भिन्न बताओ कितनी है। अगर भिन्न पूछी जा रही होती तो दोनों समीकरण को हल करके xy की वैल्यू निकाल लेते और फिर हम इसमें भिन्न में रखते तो भिन्न आ जाती। क्लियर है, उतारिए तो।